ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर सूजिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर माउंटेन्स में अपने रिचुअल की प्रैक्टिस कर रही होती है। और यहाँ पर प्रैक्टिस करते टाइम उसकी जो अपोजिशन वाली एनर्जी होती है वो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर थी, जहाँ पर सूजिन और उसके सारे एम्पायर की पूरी एनर्जी लग जाती है। लेकिन यहाँ पर सामने वाली एनर्जी उसे डिफीट करते करते बहुत ज़्यादा ही अपने पावर्स का इस्तेमाल कर देती है, जिस वजह से यहाँ पर सूजिन अचानक से गायब हो जाती है। एंड उसकी नींद यहाँ पर एक बाथटब में खुलती है, जिस बाथटब के अंदर पानी भरा हुआ था वो भी खून वाला। फिर यहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। अंकल यहाँ पर सूजिन पर चिल्लाने लगते हैं कि नाटक करना बंद करो, तुम तो बस मुझे डराने की धमकी दे रही थी और ऐसा नाटक कर रही थी कि जैसे तुम मर गई हो। सूजिन को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। बाद में यहाँ पर वो स्टार्स को काउंट करना शुरू कर देती है, जिस वजह से उसे इस लड़की की लाइफ के बारे में पता चलता है। एंड बाद में यहाँ पर वो टब से बड़ी कॉन्फिडेंटली बाहर निकलती है। अंकल यहाँ पर उसे कह रहे होते, अब मेरी बेटी वापस आ चुकी है, वो मुझे मिल चुकी है जो मेरी रियल डॉटर है, तो अब मुझे तुम चाहिए भी नहीं। सूजिन कहते कि हाँ हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। ऐसा तुम्हें ऋषि मुनियों ने कहा होगा कि अगर 20 साल तक तुम्हारी बायोलॉजिकल बेटी इस घर के अंदर आएगी तो तुम्हें बहुत बड़ा लॉस होगा। इस वजह से 20 साल तक तुमने मुझे अडॉप्ट कर यहाँ पर रखा, लेकिन अब जब 20 साल वापस बीत चुके हैं तब तुम यहाँ पर अपनी बायोलॉजिकल बेटी को वापस कर जा रहे हो और मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल रहे हो। तो भूल जाओ ऐसा कुछ भी होने वाला है। अंकल यहाँ पर शॉक हो जाते कि आखिर सूजिन को ये सारी बातें कैसे पता है। सूजिन यहाँ पर कहने लग जाती है कि बस मैं इन सब चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही माहिर हूँ, जहाँ पर मुझे लोगों के सीक्रेट्स बहुत जल्दी पता लग जाते हैं। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं इस घर से नहीं जाने वाली हूँ। अंकल कहते कि तुम्हें घर से जाना ही होगा। सूजिन कहते कि ठीक है, बाद में रिग्रेट मत करना, क्योंकि मैं जैसे इस घर के बाहर कदम रखूंगी वैसे तुम्हारे साथ सारी की सारी चीज़ें उलट पुलट होना शुरू हो जाएगी। तुमने इतने सालों में जो कुछ भी कमाया है तुम वो सारी चीज़ें एक ही बार में गंवा दोगे। उसके पास मेरे पास मत आना भीख मांगते हुए, क्योंकि मैं तो वापस इस घर में कदम नहीं रखने वाली। अंकल कहते कि तुम्हारा अब बस बहुत हो गया। और यहाँ पर वो सूजिन के ऊपर हाथ उठाने वाले थे, लेकिन इतने में अचानक से उनके हार्ट में बहुत ज़ोरों से पेन होने लगता है। तो उनका असिस्टेंट उन्हें मेडिसिन देता है, जहाँ पर मेडिसिन को सूजी रेक्टिफाई करती है एंड उसे यहाँ पर ये मेडिसिन लेने से मना करती है, क्योंकि अंकल के अकॉर्डिंग उन्हें एक हार्ट प्रॉब्लम होता है। लेकिन नहीं, सूजन यहाँ पर उन्हें बताती है कि उन्हें हार्ट का नहीं बल्कि लंग्स का प्रॉब्लम है, और अगर उन्होंने जल्दी से इस चीज़ को ठीक नहीं किया तो 1 मंथ में ही उसकी डेथ हो जाएगी, और अगर सर्जरी जल्द से जल्द नहीं करवाई गई तो फिर भगवान भी उसे नहीं बचा सकते। अंकल यहाँ पर असिस्टेंट से कहते, गार्ड्स को बुलाओ और इसे यहाँ से बाहर निकलवाओ, न जाने मुझे किस तरीके का कर्स वाली चीज़ें मुझे बोल रही है। सूजन कहते की जरूरत नहीं है, मैं खुद ब खुद अपने पैरों पर यहाँ से चल के जा सकती हूँ। एंड वहाँ से वो जाने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर उसका ऑनेस्ट ड्राइवर उसे वहाँ तक ड्रॉप करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर जाते जाते वो उसे 1 मिलियन का कार्ड देता है। लेकिन यहाँ पर सूजन उस कार्ड को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है, कहते कि मुझे इस कार्ड की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर एक नॉर्मल लाइफ को जीना चाहती हूँ जैसे कि सिंपल इंसान जिया करते। यहाँ पर वो असिस्टेंट बहुत कहता है, लेकिन वो उसकी बातों को नहीं मानती। दूसरा यहाँ पर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है एंड यहाँ पर उसे वो एक एडवाइस देती है कि ड्राइव करते टाइम तुम ट्री से दूर रहना तो बेहतर होगा। असिस्टेंट को कुछ समझ नहीं आता, फिर वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद यहाँ पर सूजन सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए। एंड इतने में ही यहाँ पर उसे किसी का तो कॉल आने लगता है, वो भी वीडियो कॉल। और ये औरत जो होती है सूजन को चिल्लाने लग जाती है, कहती है कि बर्बाद हो गई मैं तुम पर भरोसा कर मुझे तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, जहाँ पर मुझे कितना ज़्यादा लॉस हो चुका है, और अब तुम्हें मुझे 20 मिलियन पे करने होंगे। सूजन को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि ये है कौन और इससे 20 मिलियन मांग क्यों रही है। इतना कहकर वो आंटी द कॉल को कट कर देती है। फिर बाद में यहाँ पर वो न्यूज़ को देखती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये जो लेडी है जिसके अंदर सूजन है वो एक बहुत बड़ी स्टार हुआ करती है। एंड यहाँ पर जैसे सभी लोगों को मालूम पड़ा कि वो एक फेक डॉक्टर थी जीव फैमिली की, तो फिर यहाँ पर सभी लोग उसके अगेंस्ट चले गए। इस वजह से जो मूवी वो कर रही थी वो पूरी लॉस में गई है एंड यहाँ पर उसे 20 मिलियन पे करना होगा। फिर वो अपना बैंक बैलेंस चेक करती है, जिसमें उसके पास सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ होते हैं। तो वो कार को रोकने की कोशिश करती है ताकि वो 1 मिलियन का कार्ड ले सके, लेकिन वो कार तो वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं उस असिस्टेंट को, जहाँ पर वो अंकल असिस्टेंट को कह रहे होते कि नेक्स्ट टाइम से अपनी पर्सनल चीज़ें यहाँ पर सूजन को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। असिस्टेंट भी यहाँ पर उसकी बातों को मान लेता है। फिर बाद में यहाँ पर असिस्टेंट की नज़र जो है वो वेदर पर जाती है एंड वेदर यहाँ पर अचानक से खराब हो जाता है, जहाँ पर सूजन की कही हुई बात उसे याद आती है
कि उसे ट्री से दूर रहना है। एंड यहाँ पर सामने से एक ट्री का जो तंडी होता है वो नीचे गिरने वाला था। वो तुरंत ही यहाँ पर वो कार को टर्न ले लेता है, जिस वजह से उनकी कार बच जाती है। यहाँ पर वो अंकल तो अपना असिस्टेंट को शाबाशी देने लगते कि तुम्हें ये बात पहले से ही पता थी, तुम तो बड़े स्मार्ट निकले। लेकिन यहाँ पर असिस्टेंट उससे बताता है कि मुझे यहाँ पर सुजीन मैडम ने कहा था ऐसी चीज़ों से दूर रहने के लिए, तब जाकर मैं यहाँ पर टाइम पर टर्न ले पाया हूँ। अंकल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहते कि तुम्हें उसकी बातों को सुनने की ज़रूरत नहीं है। देखा नहीं किस तरीके से वो मुझ पर इस तरह का श्राप डाल रही थी कि मेरे लंग्स खराब है ना कि हार्ट खराब है। अंकल को यहाँ पर पेन होता है तो असिस्टेंट कहता है कि हमें जाकर डॉक्टर से एक बार मिल लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो अंकल रेडी नहीं था। कहता है कि बस भी करो, उसकी बातों में मत आओ। लेकिन पेन इतना होता है कि फाइनली वो चेकअप करवाने जाता है, जहाँ पर उसकी रिपोर्ट्स आती है तो वो डॉक्टर से अपने हार्ट के बारे में पूछने लग जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, आपका हार्ट तो एकदम सही सलामत है। एंड अंकल यहाँ पर कहते हैं कि देखा, मैंने कहा था नहीं कि सब कुछ ठीक है, ये तो बस नॉर्मल सा पेन है। लेकिन फिर डॉक्टर यहाँ पर उससे आगे बताते कि आपका हार्ट ज़रूर ठीक है लेकिन आपका लंग्स नहीं। अगर इमरजेंसी वाली सर्जरी नहीं की गई तो मुझे पता नहीं आपकी लाइफ को क्या हो सकता है। और इस इमरजेंसी वाली सर्जरी में भी अगर भगवान भी आकर सर्जरी करेंगे तब शायद जाकर आप बच पाओगे। ये बात सुनती अंकल यहाँ पर शॉक हो जाते। फिर असिस्टेंट को यहाँ पर लगने लग जाता है कि शायद से सुजीन एक अच्छी सी फॉर्चून टेलर हो सकती है, जहाँ पर उसे फ्यूचर की चीज़ें पता होती है। लेकिन यहाँ पर उसके अंकल को भरोसा नहीं था। फिर असिस्टेंट कहता है कि हमें सुजीन को वापस से घर ला देना चाहिए। अंकल बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैंने उसे घर पर वापस लाया तो मैं अपनी बेटी को क्या जवाब दूंगा। तब तक एक काम करो, तुम सुजीन पर नजर रखो और जो कुछ भी होगा उसका अपडेट मुझे देते रहना। फिर इसके बाद में यहाँ पर सुजीन रास्ते से जा रही होती है। इतनी में यहाँ पर एक लग्जरियस कार आ जाती है, वो भी स्पोर्ट्स कार, जिसमें मिनी बैठी होते हैं। जानबूझकर वो जोर से कार को लेकर आती है ताकि वो पानी सुजीन के ऊपर गिर जाए। सुजीन उसे चिल्लाने वाली थी लेकिन मिनी यहाँ पर उसका मजाक उड़ाने लग जाती है कि आखिर क्या हुआ, लगता है तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल दिया गया। उफ्स, मैं तो भूल ही गई कि वो घर तुम्हारा था ही नहीं, तुम तो बस एक एडॉप्टिव डॉटर थी। ये बात सुनते यहाँ पर सुजीन उसे उसकी आइडेंटिटी पूछने लगती है। मिनी कहते कि अरे वाह, इतना जल्दी तुम अपनी कोस्टार को भूल सकती हो, मुझे पता नहीं था। बाद में यहाँ पर सुजीन अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर कैलकुलेशन करने लगती है। कहते कि देखो, यहाँ पर मेरे साथ टाइम वेस्ट करने के बदले जाओ जाकर अपने भाई के साथ रहो, वो 1 घंटे में ही मरने वाला है। यहाँ पर मिनी बोलने लग जाती है कि कितनी बड़ी झूठी हो तुम, ऐसे भी मैं इकलौती बेटी हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। तो फिर सुमन कहती कि ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा सोच सकती हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी मम्मा को एक बार पूछ लेना चाहिए कि आखिर तुम्हारा बायोलॉजिकल ब्रदर है भी या फिर नहीं। मिनी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली को लेकर इस तरीके का मजाक उड़ाने की, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। एंड यहाँ पर वो सुमिन को थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन अब सुमरीन उसी के हाथों को पकड़ लेती है। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लगती कि ठीक है, क्यों ना तुम यहाँ पर अपनी मम्मा को कॉल कर पूछ लो, और अगर तुम्हारा भाई डेंजर में रहेगा तो फिर मैं यहाँ पर उसे बचाऊंगी और तो बचाने के सारे कैलकुलेशन कर रहूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे रिवॉर्ड में पैसे देने होंगे। उसकी फ्रेंड यहाँ पर कहने लगती है कि देखा, आ ही गई ना पैसों वाली बात पर, इसे घर से निकाल दिया गया है, इस वजह से इसके पास पैसे नहीं है एंड इसलिए यहाँ पर ये हमारे साथ ही मजाक किया जा रही है। मिनी कहते कि ठीक है, मैं ये करने को रेडी हूँ, लेकिन अगर कुछ भी मिस कैलकुलेशन हुआ तो याद रखना, तो मैं यहाँ पर लीड ऑन कर मुझसे माफ़ी मांगनी होगी और ये वीडियो मैं लाइव लूँगी। एंड यहाँ पर सुजन रेडी हो जाती है, कहती है कि ठीक है, जैसा तुम कहो। एंड बाद में यहाँ पर वो अपनी मम्मा को कॉल लगा लेती है। एंड बाद में यहाँ पर वो अपनी मम्मा से पूछने लग जाती है कि पक्का ने आपकी बायोलॉजिकल बेटी मैं ही हूँ। एंड यहाँ पर आंटी उसकी बातों से एग्री करती है, जहाँ पर मिनी सुजिन को नील डाउन कर माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन सुजिन यहाँ पर उसके हाथों से फ़ोन लेकर उसे स्पीकर पर रखती है। एंड उसकी मॉम को सेम क्वेश्चन पूछते, क्या आप पक्का श्योर हो कि आपकी बेटी अडॉप्टिव डॉटर नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि आपने उसे ट्रेन के यहाँ से उठाया हुआ है। ये बात सुनती उसकी मम्मा शॉक हो जाती है, कहते कि ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता। एंड ये वाली बात सुनकर यहाँ पर मिनी शॉक हो जाती है कि अब जाकर उसे पता चल रहा है कि वो अपनी मम्मा की बायोलॉजिकल बेटी है ही नहीं। फिर बाद में यहाँ पर आंटी अपनी बेटी से माफ़ी मांगते हुए वो कहानी बताने लग जाती है कि वो इनफर्टाइल थी, जिस वजह से वो किसी बेबी को बर्थ नहीं दे सकती थी। यहाँ पर वो एक बच्चे को अडॉप्ट करने वाली थी, लेकिन इसके पहले यहाँ पर उसे मिनी ट्रेन के यहाँ पर मिल गई थी, तो फिर उसने मिनी को अडॉप्ट कर लिया था। सुजन यहाँ पर उनसे पूछती है कि सिर्फ मिनी ही वहाँ पर थी या फिर कोई और भी यहाँ पर था। एंड आंटी यहाँ पर बताती है कि मिनी वहाँ पर अकेली नहीं थी, साथ साथ वहाँ पर एक और इंसान था जिसके हाथों में जेड का ब्रेसलेट था। फिर बाद में यहाँ पर उसकी फ्रेंड बताने लगती है कि जेड का ब्रेसलेट तो किम के हाथों में भी है। यहाँ पर मिनी को यकीन नहीं होता
कि आखिर किम उसका भाई हो सकता है, क्योंकि उसे ही वो पसंद क्या करती है। और तो यहाँ पर किम जो है इस पूरी इंडस्ट्री का टॉप एक्ट्रेस होता है, जिसके पास यहाँ पर 80 मिलियन से भी ज़्यादा फैंस होते हैं। एंड फिर यहाँ पर मिनी को याद आता है कि उसका भाई 1 घंटे के अंदर मरने वाला है। तो फिर यहाँ पर सूजी से वो कंफर्म करती है। एंड सूजन कहती क्या मेरे कैलकुलेशन गलत नहीं है और अभी भी तुम्हारे पास टाइम है जहाँ पर तुम उसे बचा सकती हो। उसकी फ्रेंड यहाँ पर मिनी को याद दिलाती है कि तुम उसे कॉल कर पूछ सकती हो कि वो कहाँ पर है, एंड तुम तुरंत ही उससे मिलने जाकर उसे बचा सकती हो। फिर बाद में यहाँ पर मिनी कॉल लगा लेती है, लेकिन यहाँ पर वो मैनेजर पिक करती है, जिसकी बातें यहाँ पर स्पीकर पर चल रही होती है। एंड यहाँ पर किम उसकी बातों को सुनकर हंसने लगता है। कहता है कि ऐसे रैंडम नंबर से कॉल आप पिक मत किया करो, ये लोग मेरे डाई हार्ट फैन होते हैं, जहाँ पर लोग मुझसे मिलने के लिए कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। मिनी यहाँ पर उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर वो उसकी बातों को सुनता नहीं और उस नंबर को सीधा ब्लॉक करने के लिए कह देता है। एंड बाद में यहाँ पर मिनी टेंशन में आ जाती है कि वो लोग उसकी बातों पर यकीन करने के लिए रेडी नहीं है। एंड यहाँ पर वो उल्टा सूजिन को चिल्लाने लग जाती है कि देखा अब वो लोग मेरी बातों को मानने के लिए रेडी नहीं है, अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदार तुम रहोगी। सूजिन कहती कि मैं क्यों, मैंने तो तुम्हें वार्निंग दे दी थी और मैंने तुम्हें चीज़ें बता दी है, आगे का काम करना ये तुम्हारे ऊपर है। फिर बाद में यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे बताने लगती है कि मुझे पता है कि आज किम का एक बहुत ही पर्सनल इवेंट होने वाला है, जो कि एक चैरिटी इवेंट है, और अगर हम उस इवेंट में ही तुरंत पहुँच जाए तो। मिनी कहते कि नहीं, उस इवेंट में पहुँच पाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि वो जो इवेंट है वो पर्सनल है एंड यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं पता है सिवाय मिस्टर किम के टीम के। फिर यहाँ पर वो लोग सोचने पड़ जाते हैं, जहाँ पर मिनी को आइडिया आता है। एंड यहाँ पर वो सूजिन को कहती है कि देखो तुम्हें फ्यूचर प्रिडिक्ट करना तो पहले से आता है, तो फिर तुम मुझे ये भी तो बता सकती हो कि आखिर किम कहाँ पर है और कौन से रास्ते पर है। यहाँ पर सूजिन दिमाग लगाती है, कहती कि हाँ लेकिन उसके लिए मुझे उसकी फ़ोटो लगेगी। बाद में यहाँ पर मिनी उसे उसकी फ़ोटो बता दी है, जिसमें उसने ढेर सारा मेकअप किया होता है। तो फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उसके प्लेन फेस का फ़ोटो दिखाते हैं, जहाँ पर सूजिन अपने पावर्स का इस्तेमाल कर उसका पता लगाने लगती है। एंड बाद में यहाँ पर उसे उसका लोकेशन पता लग जाता है, जहाँ पर वो वापस से कॉल लगाती है। एंड इस बार गुस्से में आकर किम अपनी मैनेजर से उसका फ़ोन ले लेता है एंड कहता है कि खबरदार, अगर तुमने मुझे बार बार कॉल कर इस तरीके से परेशान करने की कोशिश की तो मैं यहाँ पर तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन करा दूंगा। मिनी कहती कि भैया मैं सच कह रही हूँ, मेरी बातों का एक बार यकीन कर कीजिए। लेकिन यहाँ पर किम कहता है कि उस मुँह से मुझे भैया मत बुलाओ, मुझे बहुत ज़्यादा डिस्कस फील हो रहा है और मुझे लेके इस तरीके का कर्ज तो बोलो ही मत कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है। बाद में यहाँ पर मिनी के हाथों से फ़ोन सूजिन ले लेती है एंड बाद में यहाँ पर सूजिन उसे वार्निंग देने लगती है, कहते कि अभी भी टाइम है, अपनी कार को यू टर्न लेने के लिए कहो, वरना यहाँ पर आगे तुम्हारा खतरा इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पर किम उसकी आवाज़ को सुनकर पहचान जाता है कि ये तो सूजिन बात कर रही है। तो वह यहाँ पर वो उसे कह देता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर क्या मुझ पर प्रैंक करने आई हो, लगता तुम्हें फैमिली से निकाल दिया गया, इस वजह से तुम्हारे पास टाइम नहीं है और नहीं पैसे, जहाँ पर तुम मुझे इस ट्रिक्स का इस्तेमाल करके ठगना चाहती हो। सूजिन कहते कि देखो मुझे पैसों का फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर तुम्हारी बहन तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत प्रे कर रही है, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो अभी भी टाइम है, गाड़ी को पलट लो। लेकिन यहाँ पर किम गुस्से में आकर कॉल को कट कर देता है एंड अचानक से बाद में वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर उस मैनेजर को कॉल आने लग जाता है एजेंट का, जो कि यहाँ पर उस पर चिल्लाने लगता है, कहता है कि आखिर तुम लोग कब तक पहुँचोगे। यहाँ पर वो बताती है कि अभी भी तो 10 मिनट का टाइम है। वो कहता है कि नहीं 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर आओ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और अगर नहीं आए तो हमें कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना होगा। यहाँ पर तो किम गुस्से में आ जाता है, कहता है कि उसे समझ भी आ रहा है कि वो कौन से स्टार के साथ बात कर रहा है और कॉन्ट्रैक्ट एंड करने की धमकी दे रहा है, इसे तो मैं बाद में बताता हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो एक शॉर्टकट एरिया को देखता है एंड ड्राइवर को वहाँ से लेने के लिए बोलता है, जहाँ से मैनेजर लेने के लिए मना करती है। किम कहता है कि देखो तुम भी क्या उस फैनगर्ल की बातों में आ रही हो, वो तो बस हमें डराने की कोशिश कर रही थी। एंड यहाँ पर कुछ मिनटों तक तो कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर अचानक से उनकी गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पाती है एंड जैसे यहाँ पर वो लोग गाड़ी के बाहर निकलते ऊपर से मर्च का गिरना शुरू हो जाता है और तो यहाँ पर सभी लोग उसके नीचे दबना शुरू हो जाते हैं। दूसरा यहाँ पर मिनी उसे टेक्स्ट कर रही होती है, लेकिन वो समझ जाती है कि उसके मैनेजर ने उसे ब्लॉक कर दिया, तो फिर वो सारी चीज़ का इंजाम यहाँ पर उस पर ही लगाने लगती है। सूजिन कहती है कि मैं तो उसे बस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी और यहाँ पर उसकी फ्रेंड उन दोनों को लड़ने से मना करती है। इसके बाद में यहाँ पर रात होने लग जाती है, जहाँ पर उन्हें न्यूज़ में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो है मडफॉल हुआ है
और वो इतना हैवीली हुआ है कि मिस्टर किम अपने लोकेशन पर पहुंच ही नहीं पाए और ऐसा कहा जा रहा है कि वो इस मठ के पूरे नीचे दब चुके हैं। साथ साथ उनकी कार भी यहीं पर पाई जा रही है। वह यहाँ पर मिनी आ जाती है सूजन के सामने वहाँ पर किम को ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो उन्हें वहीं पर रोक देता है, कहता है कि इसके आगे तुम लोग नहीं जा सकते। यहाँ पर हमने रिपोर्टर्स को अलाउ नहीं किया। मिनी कहते कि मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं यहाँ पर अपने भाई को ढूंढने के लिए आई हूँ। वो कहते कि देखो तुम यहाँ पर सेफ्टी गार्ड्स नहीं पहनी हो, इसलिए हम तुम्हें यहाँ से आगे नहीं जाने दे सकते। रही बात उन लोगों की तो हम उन्हें बचा कर रहेंगे। मिनी बाद में यहाँ पर किम के बारे में बताने लग जाती है। वो लोग कहते हैं कि किम मुश्किल से यहाँ पर होगा क्योंकि हमें उसकी बॉडी का अंदाज़ा अभी तक नहीं मिला है। बाद में यहाँ पर मिनी सूजन से कंफर्म करती है। सूजन कहते हैं कि हाँ किम की बॉडी यहीं पर है। इतने में यहाँ पर रिपोर्टर आकर सूजन को देखने लग जाती है एंड यहाँ पर उसकी फैमिली के बारे में पूछना शुरू करती है एंड कहती है कि आखिरकार तुम किम के पास क्यों आई हो ताकि तुम उसकी फैमिली में एंट्री कर सको। मिनी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है जो कि रिपोर्टर से कहने लग जाती है कि सूजन यहाँ पर किम को बचाने आई है, न कि तुम्हारी तरह सिर्फ और सिर्फ गॉसिप करने के लिए आई है। इसके बाद में यहाँ पर वो सभी के सभी लोग आसपास सर्च करने लग जाते हैं एंड कहते कि नहीं आसपास तो हमें कोई नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि सभी लोग तो उस जगह चले गए होंगे। मिनी यहाँ पर शॉक हो जाती है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर किम को देखते जो कि हेल्प की मदद मांग रहा होता है, यानी कि हेल्प की पुकार कर रहा होता है, बट यहाँ पर कोई भी उसकी आवाज़ को इजीली सुन नहीं पाता। फिर बाद में यहाँ पर मिनी जो होती है सूजन से कहने लगती है कि तुमने तो कहा था कि किम यहाँ पर है, अब किम यहाँ पर आकर क्यों नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर सूजन कैलकुलेशन करती है, कहती कि मेरा कैलकुलेशन कभी गलत नहीं हो सकता एंड यहाँ पर उन इंस्ट्रक्शंस को कहती है कि मुझे वहाँ पर अंदर जाने दो, लेकिन इंस्ट्रक्टर्स जो रहते उसे वहाँ पर जाने से मना करते, कहते कि अब जो बारिश है वो और भी ज़्यादा तेज़ होने वाली है जिस वजह से मडस्लाइड वापस से हो सकता है, तो फिर हम यहाँ पर नॉर्मल पीपल को विदाउट सेफ गार्ड जाने की परमिशन नहीं दे सकते। एंड बाद में यहाँ पर ढेर सारे लोग इस चीज़ को लाइव देख रहे होते जहाँ पर वो लोग सूजन के बारे में बुराई करते, कहते कि न जाने सूजन अपने आप को क्या समझती है, उसे लगता है कि वो शायद से फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है, या फिर उसे लगता है कि यहाँ पर उसे सारी चीज़ें पता है और उसे सारी चीज़ों का नॉलेज है, लेकिन यहाँ पर तो बस वो सभी लोगों से सिर्फ और सिर्फ फुटेज गेन करने की कोशिश कर रही है। फिर बाद में यहाँ पर वो रिपोर्टर सूजन से पूछने लग जाती है कि हमारे लाइव व्यूवर्स आपसे यही क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आप यहाँ पर अटेंशन सीख करने के लिए आई हो। यहाँ पर सूजन कहने लगती है कि मैं यहाँ पर कोई अटेंशन सीख करने के लिए नहीं आई हूँ। मिनी कहती कि मैंने तुम्हारी झूठी बातों पर भरोसा कर लिया। यहाँ पर सूजन कहती कि देखो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और मेरे कैलकुलेशन गलत नहीं हो सकते। मिनी कहते कि रुको मैं अभी उसकी एजेंसी में कॉल लगाकर पूछती हूँ। एंड जैसे यहाँ पर वो एजेंसी में कॉल लगाती है एजेंसी वाले उस पर चिल्लाते हैं, कहते कि हम भी उन्हें ढूंढने की कोशिश करें, बार बार कॉल कर हमें परेशान करना बंद करो। एंड तब यहाँ पर उन्हें यकीन हो जाता है, तो फिर यहाँ पर इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट को सिर्फ 2 मिनट देता है, कहता है कि अगर 2 मिनट में तुम नहीं ढूंढ पाए तो हमें तुम्हें इस रेस्क्यू एरिया से बाहर निकालना होगा और वो भी फोर्सफुली। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने मैजिकल कंपास को बाहर निकालती है। सभी व्यूवर्स यहाँ पर अभी भी सूजन का मजाक उड़ा रहे रहते हैं, कहते कि इसे क्या लगता है कि ये क्या कोई ड्रामा में है जो पुराने ज़माने के कंपास की मदद से यहाँ पर वो किम का लोकेशन को पता कर सकती है। लगता है इसके साथ साथ यहाँ पर मिनी भी स्क्रिप्ट को रीड कर आई है, जहाँ पर ये लोग सिर्फ और सिर्फ तमाशा खड़े करने का नाटक कर रहे हैं। बाद में यहाँ पर सूजन किम के लोकेशन को डिटेक्ट कर देती है और उन्हें बताती है कि वो पत्थरों के नीचे है। यहाँ पर रेस्क्यूअर्स ये बात एक्सेप्ट करने से रेडी नहीं होते, कहते कोई भी अगर पत्थर के नीचे होगा तो वो तुरंत ही मर जाएगा, उनके ज़िंदा होने के चांसेस बहुत कम है। सूजन उन्हें कहते कि देखो चांसेस कम है इसका मतलब ये नहीं ना कि वो लोग ज़िंदा हो ही नहीं सकते, थोड़े चांसेस तो है, तो उन चांसेस की मदद से यहाँ पर हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। एंड बाद में यहाँ पर वो सभी लोग उस पत्थरों को हटाना शुरू कर देते हैं। फिर कड़ी मेहनत करने के बाद यहाँ पर फाइनली उन्हें किम का हाथ नजर आता है, जहाँ पर उन्हें उम्मीद की किरण भी दिखते हैं। तो फिर वो लोग फटाक से यहाँ पर उसे बाहर निकालते एंड स्ट्रेचर को बुलाकर उसे उसके ऊपर रख देते एंड साथ साथ यहाँ पर हम किम के हाथ में उस जेट के ब्रेसलेट को भी देखते। फिर बाद में यहाँ पर रिपोर्टर सभी को बता रही होती है कि सच मुझे यहाँ पर सूजन ने किम का लोकेशन ढूंढ निकाला। एंड सभी लोग अब यहाँ पर सूजन के बारे में अच्छी बातें करते कि हम अब से सूजन को लेकर बुरी बातें करेंगे नहीं, सूजन तो बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट इंसान है। फिर बाद में वो लोग उसे लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल में आ जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ पर मिनी कहने लग जाती है कि ऑपरेशन तो बराबर किया है लेकिन मेरा भाई यहाँ पर होश में क्यों नहीं आ रहा है। बाद में यहाँ पर सूजन एक निडल को निकालती है ताकि वो उसके भाई यानी कि किम के ऊपर एक्यूपेंचर कर पाए, लेकिन मिनी यहाँ पर उसे रोकने लगती है,
कहती कि यहाँ पर खतरों के खिलाड़ी तुम खेलो मत, थोड़ी देर रुक जाओ, डॉक्टर यहाँ पर आते होंगे। लेकिन यहाँ पर वो उसे समझाते कि देखो ये चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेथड है, जहाँ पर हम अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो तुम्हारे भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मिनी उसे ऐसा करने से मना करती है। सूजन कहती कि देखो बाद में तुम ही रिग्रेट करोगी, क्योंकि अगर तुम्हारा भाई जल्द से जल्द होश में नहीं आया तो वो लाइफ टाइम के लिए पैरालाइज हो सकता है। मिनी को यहाँ पर सूजन के ऊपर भरोसा नहीं होता। सूजन कहती कि देखो जो कुछ भी होगा उसकी गारंटी मैं लेने के लिए रेडी हो जाऊंगी। एंड बाद में यहाँ पर वो निडल उसके चेस्ट में पोक करना शुरू कर देती है, जहाँ पर किम को खून की उल्टियाँ भी होती है। लेकिन यहाँ पर वो एक नॉर्मल चीज़ थी, क्योंकि यहाँ पर उसकी बॉडी एकदम प्रॉपर पोजीशन में आ गई थी और उसकी बॉडी का लाइट वेट हो चुका था, जहाँ पर उसे अच्छा भी फील हो रहा था। एंड और तो यहाँ पर किम सबसे पहले सूजन को देखता है, बोलता है कि कहना मत कि तुमने मेरी जान बचाई। सूजन कहती कि सही कहा तुमने, मैंने यहाँ पर एक बार नहीं बल्कि दो बार तुम्हारी जान बचाई है। वो कहता है कि देखो नाटक करना बंद करो, मुझे बताए कि तुम ये सब PR के लिए कर रही हो ताकि बाहर जाकर हमारा कोई रूमर्स फैल सके। बाद में यहाँ पर वो देखता है मिनी को, जहाँ पर मिनी अपना नाम जैसे ही बताती है वो उस पर गुस्सा करने लगता है। कहता है कि तुम ही हो वो मेरे प्राइवेट फ्रेंड, मुझे तो तुमसे बहुत नफरत है। वो बोलने लग जाते कि देखो तुम्हारी बहन यहाँ पर तुम्हें ढूंढते हुए आई थी, वरना यहाँ पर तुम जिंदा नहीं बचते। किम कहता कि बस भी करो, वो मेरी बहन नहीं है। सूजन कहते कि अरे मेरी बातों का यकीन करो, वही तुम्हारी बहन है। मिनी भी साथ साथ उसका साइड देती है, लेकिन यहाँ पर किम उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। उन्हें लगता है कि यहाँ पर ये दोनों स्कैमर्स है और इसे स्कैम करना है। बाद में यहाँ पर मिनी उसे अपना ब्रेसलेट दिखाती है। किम गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रेसलेट को टच करने की। यहाँ पर सूजन कहती है कि वो तुम्हारा ब्रेसलेट नहीं है, तुम्हारा ब्रेसलेट तो मेरे पास है। एंड उन दोनों ब्रेसलेट को देखकर वो समझ जाता है कि वही उसकी बहन है। साथ साथ मिनी यहाँ पर अपने हाथों पर फ्लावर का रेड कलर का बर्थ मार्क बताती है, जिसे देखकर यहाँ पर किम को 100% श्योरिटी आ जाती है। अनु तुरंत ही अपनी बहन को बहुत इमोशनली हक करना शुरू कर देता है और यहाँ पर तो मिनी रोने ही लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर किम मिनी से प्रॉमिस करने लग जाता है कि वो उसकी बहन का साथ हमेशा देगा और वो अब उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। फिर बाद में यहाँ पर सूजन उन्हें याद दिलाती है कि इमोशनल वाली बातें तुम बाद में भी कर सकते हो। और यहाँ पर वो मिनी को याद दिलाती है कि याद है ना तुमने मुझसे क्या कहा था। यहाँ पर मिनी नाटक करने लगती है, कहती कि कौन सी बात की बात कर रही हो, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। और तो यहाँ पर सूजन नर्वस हो जाती है, कहती कि अरे अरे अपनी बातों को भूलो मत, तुमने मुझसे कहा था एंड मैंने भी तो तुमसे कहा था कि अगर मैं तुम्हारे भाई की जान बचाने में मदद करूँगी तो फिर तुम यहाँ पर मुझे फीस दोगी। मिनी कहती कि मैं तो मजाक कर रही हूँ। एंड यहाँ पर वो सिर्फ 50,000 रुपीज़ देती है, जहाँ पर सूजन बहुत खुश होती है। लेकिन किम नहीं, किम कहता है कि तुम्हें मेरी लाइफ की वर्थ का सिर्फ 50,000 लगती है। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे एक विला भी गिफ्ट करता है। सूजन कहते कि नहीं, ये विला तुम अपनी बहन को गिफ्ट करो, अब ये भी तुम मुझसे मिले हो। एंड किम बोलता है कि मेरी बहन और छोटे से विला में रहेगी, हाँ मेरी बहन के लिए तुम्हें बड़ा सा आइलैंड खरीदूंगा, वो तो पूरा का पूरा आधी डिजर्व करती है। और ऐसे भी तुम्हें तो जियो फैमिली से बाहर निकाल दिया गया, तो फिर तुम्हारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं होगा। इससे अच्छा होगा कि तुम इस विला में रहो और इसे अपना ही रखो। यहाँ पर सूजन कहती है कि तुम्हारे पास तो कॉमन सेंस बड़ा अच्छा है। दूसरों यहाँ पर मिनी अपने फ़ोन में न्यूज़ देख रही होती है, जहाँ पर ट्रेंडिंग में सिर्फ और सिर्फ सूजन का ही नाम होता है। वो कहती है कि सभी लोग यहाँ पर तुम्हारी तारीफ़ कर रहे कि तुमने मेरी भाई की जान बचाई है, और वो लोग तुम्हें फॉर्चून टेलर कह रहे। मैं तो कहती हूँ कि काम करो, लाइव वाले शोज़ करना शुरू कर दो और लोगों की आगे के फ्यूचर की लाइफ उन्हें बताओ। तुम इससे ढेर सारे पैसे कमा पाओगी और तुम्हारे टिप्स कंप्लीट हो पाएंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर सूजन चली जाती है अपने घर पर, यानी कि उस विला में। एंड यहाँ पर वो अपना लाइफ शुरू कर देती है, जहाँ पर सभी लोगों को उसके लाइफ पर फिलहाल तो भरोसा नहीं होता। उन्हें लगता है कि वो यहाँ पर अपने पैसे को खाली वेस्ट कर सकते हैं, उसका कुछ यूज़ तो होगा ही नहीं। लेकिन इतने में यहाँ पर एक इंसान होता है जिसका नाम फू होता है। तो फिर यहाँ पर वो इस लाइफ में अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो सूजन को बताता है कि उसके ग्रैंडपा हमेशा उसके सपनों में आया करते, जहाँ पर वो चुके हुए पेपर्स को बर्न करते हैं। यहाँ पर सूजन उसे बताने लग जाती है उसकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स, जो कि हालांकि सच होती है। एंड यहाँ पर उसे यकीन नहीं होता कि आखिर सूजन को ये सारी बातें कैसे पता है। सूजन कहती कि देखो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा की कुछ इच्छाएं अधूरी रह चुकी है, तो फिर तुम यहाँ पर नॉर्मल से बैम्बू शॉप में जाकर ब्लैक कलर के बैम्बू को खरीद कर जला सकते हो। उसके बाद तुम्हारे ग्रैंडपा यहाँ पर तुम्हें वापस से ड्रीम में नहीं आएंगे। पहले तो यहाँ पर फूस की बातों पर भरोसा नहीं करता। सूजन कहते कि कर कर देख लो, ऐसे भी मैं अभी से तुमसे पैसे नहीं मांग रही हूँ, अगर ये चीज़ काम आएगी तो ही मैं तुम्हें पैसे देने के लिए बोलूँगी, वरना ये चीज़ तो मुफ्त में ही है।
फिर बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर जैसे ही वो सोने के लिए जाता है उसकी ग्रैंडमा वहाँ पर आ जाते हैं एंड कहते हैं कि मैं तुम्हें आज आखिरी बार देखने आ रहा हूँ, अब कल से मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। यहाँ पर वो समझ जाता है कि सूजन की कही हुई बात सच निकली। फिर बाद में नेक्स्ट डे वो उसकी लाइव चैट पर ज्वाइन करता है और उसे उन सारी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलता है और वो की बातों को सुनकर धीरे धीरे सभी को उस पर विश्वास होने लगता है। साथ साथ वो यहाँ पर सूजन को एक बड़ा रिवॉर्ड भी देता है। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने नेक्स्ट क्लाइंट को बुलाती है जो कि एक लड़की होती है और इसका नाम कीरा होता है। कीरा कहती है कि मैंने सुना कि तुम यहाँ पर फॉर्चून टेलर हो, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर मैं प्रेग्नेंट कब होंगी। बाद में यहाँ पर सूजन कैलकुलेशंस करती है और वो नाराज़ हो जाती है, कहती है कि माफ़ कर देना लेकिन इस लाइफ में तुम्हारा प्रेग्नेंट हो पाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। यहाँ पर कीरा रोने लग जाती है, कहती है कि सभी लोगों ने मुझे खाली सेम ही चीज़ कही है, मुझे लगा था कि शायद तुमसे मुझे कुछ होप मिल सकती है। बाद में यहाँ पर सूजन की नज़र उसके गले में बड़े से जेड के पेंडेंट पर जाती है। वो उसे पूछते कि आखिर तुमने ये क्यों पहन रखा है, तो फिर यहाँ पर वो उसे बताती है कि ये मुझे एक टेम्पल से मिला है जहाँ पर मुझे मास्टर ने कहा था इसे पहनने के लिए ताकि मैं यहाँ पर प्रेग्नेंट हो सकूँ। सूजन कहते हैं कि एक जेड का पेंडेंट पहनने से कोई प्रेग्नेंट थोड़ी ना हो सकता है और यहाँ पर उस पेंडेंट में से उसी ईविल शक्तियाँ नजर आ रही होती है। यहाँ पर कीरा बताने लग जाती है कि शुरुआत में तो मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन तुम्हें पता है यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड है जिसने इस पेंडेंट को पहना हुआ था और यहाँ पर वो भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, लेकिन इस पेंडेंट को पहनते ही कुछ महीने बाद उसे प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिली, तो फिर इस पर विश्वास करना एकदम 100% श्योर है। बाद में यहाँ पर वो उसे उस टेम्पल का नाम पूछने लग जाती है एंड कैलकुलेशंस के बाद वो उसे तुरंत ही उस पेंडेंट को निकालने के लिए बोलती है। कीरा यहाँ पर रीज़न पूछने लगती है तो वो उसे बताती है कि वो जो बेबी है वो ईविल हो सकता है एंड वो मॉम के लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। ये बात सुनकर कीरा को यकीन नहीं होता। फिर बाद में यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड की फ़ोटो उसे बताती है, साथ साथ उसके गले में उस जेड का पेंडेंट होता है। यहाँ पर तो सूजन उसे साफ साफ कह देती है कि उसकी जान खतरे में है। कीरा को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो कहती है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आज ही वो यहाँ पर बर्थ देने वाली है। तो फिर यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड को वीडियो कॉल लगा लेती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड एकदम फिट एंड फाइन होती है एंड प्रॉपर बर्थ देने वाली थी एंड कीरा यहाँ पर उस पर गुस्सा करने लगती है, कहती कि मैं तो तुम्हें पैसे दूंगी नहीं एंड साथ साथ मैं तुम्हें पुलिस को भी रिपोर्ट करूँगी। एंड यहाँ पर तो सूजन का लाइव वीडियो ही ब्लॉक हो जाता है। कीरा को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। इतने में यहाँ पर कीरा को हॉस्पिटल से कॉल आता है जहाँ पर नर्स उन्हें इमरजेंसी में बुला रहे होते हैं क्योंकि उसके फ्रेंड का हस्बैंड फिलहाल यूएस में था और अभी तक उसकी फ़्लाइट लैंड नहीं हुई थी। फिर बाद में यहाँ पर वो घाई में वहाँ पर जाती है जहाँ पर नर्स उससे एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं एंड कहते कि इसमें इस मॉम की जान भी जा सकती है क्योंकि ये कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। और ये बात सुनने के बाद यहाँ पर कीरा समझ जाती है कि जो कुछ भी यहाँ पर सूजन ने कहा था वो सच कहा था। फिर बाद में यहाँ पर सूजन बैठी होती है मिनी के साथ में जहाँ पर वो मिनी को यही बात कह रही होती है कि आखिर अब मैं क्या ही करूँगी, मेरे पास तो कुछ सोल्यूशन भी नहीं है, मेरे अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया और मैं सारे के सारे पेमेंट्स कैसे करूँगी। तो फिर मिनी उससे कहती है कि तुम तो जादूगरनी जैसी हो, तो खुद ही सोल्यूशन निकाल लो। यहाँ पर वो उसे समझाती है कि हर चीज़ का सोल्यूशन मेरे पास नहीं हो सकता, लेकिन इतने में यहाँ पर उसे कीरा का पर्सनल मैसेज आ जाता है जो कि यहाँ पर उसे माफ़ी मांग रही होती है अपनी गलतियों के लिए और उस पर विश्वास ना करने के लिए और उसे अनबन सुना लेने के लिए। और वह तुरंत यहाँ पर उसे हॉस्पिटल में उसकी मदद करने के लिए बुलाने लग जाती है। तो तुरंत ही वहाँ पर सूजन और मिनी पहुँच जाते हैं और उन्हें देखते ही यहाँ पर कीरा नील रंग कर उसे बैक करती है उसकी जान बचाने के लिए। फिर बाद में यहाँ पर वो किसी सोल्यूशन को ढूंढने लग जाती है जहाँ पर उसे सारी बातें पता चलती है और यहाँ पर वो उसकी फ्रेंड की जान को बचा लेती है एंड डॉक्टर यहाँ पर कहते हैं कि अब बहुत डेंजर से बाहर है। तब जाकर यहाँ पर कीरा की सांस में सांस आती है, लेकिन यहाँ पर अभी भी उस बच्चे की जान खतरे में होती है जहाँ पर वह बच्चा 5 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएगा। तो फिर यहाँ पर वो लोग इधर ही बेचारी सूजन से ही मदद मांगना शुरू कर देते। सूजन कहते कि देखो इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर मुझे उस इंसान से मिलना होगा जिसने तुम्हें इस पेंडेंट को दिया हुआ है। कीरा तो सबसे पहले अपने गले से उस पेंडेंट को निकाल देती है। बाद में कहती कि उसे ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वो विलेज एरिया एंड माउंटेन साइड में रहता है। यहाँ पर सूजन कहती कि तुम टेंशन मत लो, जब तक तुम चाहती हो तब तक हम वो काम कर रहेंगे। एंड यहाँ पर मिनी भी उसके साथ ढाँ जाने के लिए चली जाती है। फिर बाद में मिनी के साथ साथ यहाँ पर आया होता है किम को देखकर सूजन सोच पड़ जाती है कि अगर तुम क्यों यहाँ पर आए हो
तब जाकर किम यहाँ पर उसको बताता है कि बस ऐसे मेरा मन किया तो मैं आ गया। मिनी कहते कि वो एक्चुअली यही मुझे कह रहा था कि उसे भी मेरे साथ चलना है। बोल रहा था कि हम दोनों लड़कियां अकेली पड़ जाएंगी, हमारे लिए वो डेंजरस है इस वजह से। फिर बाद में यहाँ पर किम सोजन से पूछता है कि इतना बड़ा बैग क्यों लेकर आए हो। सोजन यहाँ पर जैसे उसको कुछ बताने लग जाते कि इसमें एक किसी लोगों की स्कल है, तो फिर ये बात सुनकर वो डर जाता है। सोजन कहती है क्यों, अब तक कह रहे थे कि यहाँ पर तुम हमें प्रोटेक्ट करने के लाए हो और एक नॉर्मल खोपड़ी से तुम डर गए। यहाँ पर किम कहते कि नहीं, मेरे लिस्ट में डरने का नाम तो लिखा ही नहीं है, मैं बस ऐसे ही देख रहा था कि तुम लोग डरते हो या फिर नहीं डरते हो। एंड यहाँ पर वो तुरंत ही उन सभी को कार में बैठने कर बहाना करने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर धीरे धीरे कर वो लोग अंदर की ओर जाने लगते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा डरा हुआ किम भी था। एंड वो लोग यहाँ पर किम का मजाक उड़ाने लगते हैं। तो फिर सुजन कहते कि देखो, अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा डर लग रहा है तो फिर जाओ, जाकर कार में बैठो, हम दोनों बहादुर लड़कियाँ वहाँ पर जाकर आ सकती है। किम कहता है कि मैं कुछ डर वर नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा है, लेकिन हाँ मुझ में इतनी तो हिम्मत है जहाँ पर मैं तुम्हें लेकर अंदर जा सकता हूँ। एंड तुरंत ही उन दोनों का हाथ पकड़ कर उन्हें अंदर खींच कर लेकर आ जाता है, जहाँ पर हम यहाँ पर वैमा को देखते हैं। वैमा कहते कि देखो, अगर तुम्हें प्रेगनेंसी के रिलेटेड क्वेश्चन है तो फिर यहाँ पर आना, वरना अभी के अभी यहाँ से निकल जा। एंड मिनी यहाँ पर सारा का सारा चीज़ डाल देती है सुजन पर, कहती कि हाँ इसका नाम सुजन है और इसे जानना है कि आखिर ये प्रेग्नेंट कब होगी। यहाँ पर वैंगमा उन सभी का रिलेशन पूछने लगती है क्योंकि 3 जन यहाँ पर आए होते हैं। मिनी यहाँ पर अपने भाई को सुजन के ऊपर धक्का दे देती है, कहती कि मैं तो इसकी बहन हूँ, यानी कि इस लड़की की सिस्टर इन लॉ और इस लड़की की बहन, और यहाँ पर इन दोनों का अफेयर चल रहा है, तो हम बस ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये प्रेग्नेंट कब होगा। यहाँ पर एक आंटी खड़ी होती है जो कि बोलने लग जाती है कि तुम तो बहुत बड़े फिल्म स्टार हो और मेरी बेटी तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन है। एंड यहाँ पर बाद में किम सुजन को देखकर बोलता है कि हाँ मैं बहुत बड़ा फिल्म स्टार हूँ एंड हर कोई मुझे जानता है। आंटी कहते हैं कि लेकिन मेरी बेटी के अकॉर्डिंग तो तुम्हारी शादी हुई नहीं है, तो फिर यहाँ पर ये लड़की कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। यहाँ पर वो बताने लग जाता है कि वो क्या है ना, मैं बहुत फेमस एक्टर हूँ, इससे मुझे बातों को प्राइवेट रखना पड़ता है, मैं ओपनली पब्लिकली अपनी पर्सनल लाइफ को एक्सपोज नहीं करना चाहता। आंटी बोलती है ठीक है, लेकिन घर जाकर मुझे ये बात मेरी बेटी को तो जरूर बतानी होगी। यहाँ पर वैंगमा उन सभी को लड़ने से मना करती है, कहते कि देखो तुम सभी लोग यहाँ पर स्पिरिट्स के साथ में प्रे करने के लाए हो, तो फिर यहाँ पर झगड़ा मत करो। एंड यहाँ पर वो एक एक कर उन सभी की इच्छाओं को पूछने लगती है। एंड यहाँ पर वो सभी लोग यही बताते हैं कि वो लोग प्रेगनेंसी के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। साथ साथ यहाँ पर सुजन भी झूठ बोलने का नाटक करने लगती है। बाद में वो वैंगमा जो होती है यहाँ पर प्रेयर करना शुरू कर देती है। एंड प्रेयर के बाद यहाँ पर वो कुछ तंत्र मंत्र बोलती है, जिसके बाद वो अपने जादुई जेट्स को बाहर निकालती है एंड एक एक कर उन तीनों को दे देती है। सुजन पूछती कि क्या पक्का मैं इस जेट के पेरेंट्स से प्रेग्नेंट हो पाऊंगी। फिर बाद में यहाँ पर सुजन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वैंगमा के अंदर एक रियल ह्यूमन बीइंग का सोल नहीं बल्कि एक इविल स्पिरिट का सोल है। तो फिर यहाँ पर वो उसके रियल फेस को सभी के सामने लाती है, जहाँ पर वो तो पूरी भूत की जैसी दिख रही होती है। एंड सभी लोग डरकर भाग जाते हैं। दूसरा ये इविल स्पिरिट जो है मिनी को पकड़ लेता है, कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा ब्लड कुछ ज़्यादा ही प्योर है, तो फिर मुझे तुम्हारा ब्लड पीने दो, मैं यहाँ पर मिनी को जाने दूंगी। सुजन यहाँ पर अपना ब्लड देने से रेडी हो जाती है, लेकिन किम उसे मना करने लगता है। सुजन कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। एंड बाद में यहाँ पर वो अपना ब्लड बाहर निकाल कर उसे दे देती है, जहाँ पर वो जो इविल स्पिरिट होता है उस ब्लड को पीकर बहुत खुश हो जाती है, कहती कि देखना अब मैं अमर हो जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर वो खांसने लग जाती है, जहाँ पर उसके डेथ का टाइम आ जाता है और वो समझ जाती है कि इसके ब्लड में कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी कैलकुलेशंस पूरी नहीं हो सकती। सुजन बताती है कि वो मेरा ब्लड तो है ही नहीं, तुमने जिसका ब्लड पिया है वो तो चिकन का ब्लड है और मुझे पहले से ही पता था कि तुम कुछ ऐसे चाल चलने वाले हो। एंड बाद में यहाँ पर वो अपना मेडिकल स्वर्ड को बाहर निकालती है, जिस वर्ड से यहाँ पर वो उस इवल स्पिरिट को खत्म कर देती है। एंड कहते कि अब हमें तुरंत ही हॉस्पिटल में जाना होगा। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर कीरा की फ्रेंड उसे उसके बच्चे की जान को बचाने के लिए कहती है। एंड यहाँ पर सुजन उन्हें बताने लग जाती है कि इस इवल स्पिरिट की ताकत को हमने तोड़ दिया है, लेकिन अभी भी एक स्पिरिट है जो कि इस पेंडेंट के अंदर मौजूद है, अगर हम उसे तोड़ भी देंगे तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। फ्रेंड उसकी बोलने लग जाती कि देखो मैं तुम्हें कोई भी प्राइस पे करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन बस मेरे बेटे की जान बचा दो। एंड बाद में यहाँ पर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर एक स्पेल उन्हें देती है, जो कि गायब हो जाता है क्योंकि उस इवल स्पिरिट की पावर्स को ज़्यादा होती है। एंड इस
बार यहाँ पर वो उसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल देती है, जहाँ पर उसका बेबी क्राई करने लगता है। इसका मतलब ये है कि उसके बेबी के अंदर उसका सोल वापस आ चुका है। तो यहाँ पर सभी लोग उसे तान के बोलने लगते। कीरा कहते कि मैंने भी उस पेंडेंट को पहन रखा था, इसका मतलब ये है कि, लेकिन यहाँ पर सुजिन उसे रोकती है, कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे एंसेस्टर्स का तुम्हारे ऊपर ब्लेसिंग है, जिस वजह से यहाँ पर तुम अभी फ़िलहाल प्रेग्नेंट नहीं हुई हो। तुम्हें प्रेग्नेंट होने में अभी 3 साल और है। जिसके बाद यहाँ पर वो उसे एक बुक भी देती है ताकि वो एक अच्छी मॉम बन सके। फिर बाद में यहाँ पर सुजिन वापस से अपने लाइफ पर आ जाती है, जहाँ पर सभी लोग यहाँ पर उसे सुनाने लग जाते हैं कि लगता है अभी तक तुम्हें लाइफ से बैन नहीं किया गया, हमें तुम्हें रिपोर्ट करना ही होगा। एंड सभी लोग यहाँ पर सुजिन को लेकर बुराई कह रहे थे, लेकिन इतने में यहाँ पर उस लाइफ में कीरा भी आ जाती है। एंड यहाँ पर सभी लोग कीरा से सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि देखो देखो, तुम्हें यहाँ पर सुजिन को सज़ा देना ही होगा, वो तुम्हारे फ्रेंड के बारे में कितनी ईवल बातें कर रही थी। लेकिन यहाँ पर कीरा उन सभी को ऐसा बोलने से मना करती है। एंड वो सभी के सामने सारी चीज़ें एक्सेप्ट करती है और वो सारी बातों ने एक एक करके बताती है। एंड इन बातों को सुनने के बाद उसके सभी के सभी जितने भी ऑनलाइन व्यूवर्स होते हैं वो शॉक हो जाते हैं। एंड वो मान लेते हैं कि यहाँ पर उन्हीं की गलती है, जहाँ पर उन्हीं में ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। एंड अब से यहाँ पर वो सुजिन को लेडी मास्टर कहकर बुलाने लग जाते हैं। सुजिन भी यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर सुजिन और मिनी बाहर होते हैं, जहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर सुजिन को देखते उसके पास भागे चले आते हैं उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए। एंड यहाँ पर सुजिन उन सभी लोगों को ऑटोग्राफ लेती है। एंड यहाँ पर वो लोग सुजिन की बड़ी तारीफ करते हैं। बाद में यहाँ पर मिनी सुजिन को कहती है कि अब तो यहाँ पर तुम्हारे फैंस कुछ ज़्यादा ही बनते जा रहे हैं एंड तुम्हारी रेपुटेशन भी वापस आ रही है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें एक एजेंट की तो ज़रूरत पड़ेगी, तुम मुझे अपना एजेंट बना सकती हो। यहाँ पर सुजिन उसे मजाक करने के लिए ना बोलती है। इतने में यहाँ पर सुजिन के पास मैनेजर आ जाती है अपने एक एजेंट के साथ में, जहाँ पर वो सुजिन को देखते ही पैकेट बनाने लगती है। मिनी यहाँ पर उस पर चिल्ला देती है, कहती है कि कुछ भी बोलना बंद करो। एंड यहाँ पर उस मॉडल का नाम जी होता है। फिर बाद में यहाँ पर मिनी कहती है कि तुम्हें पता नहीं है, यहाँ पर मेरी सुजिन कुछ ज़्यादा ही फेमस हुए जा रही है। तो फिर यहाँ पर वो मैनेजर बोलने लग जाती है कि आखिर कब तक वो फेमस रहेगी। सुजिन कहते कि तुम्हारी बातों से साफ साफ समझ आ रहा है कि तुम मुझसे कितना जेलस फील कर रहे हो। मैनेजर कहते कि देखो, फेमस होना या ना होना ये तो बस कुछ दिनों की बात है, यहाँ पर कोई भी तुम्हें एंटरटेनमेंट वाली इंडस्ट्री में वापस नहीं लेने वाला। ये चीज़ मैं तुम्हें लिख कर भी दे सकती हूँ। सुजिन कहते कि इससे तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने न्यू मॉडल को एक्सपोज कीजिए। वो कहते कि हाँ, मैं उसे एक्सपोज भी करूँ। यहाँ पर उसका डेब्यूट भी होने वाला है एज अ मेन लीड। एंड देखना वो कितना फेमस होगा और मेरी एजेंसी को कितना प्रॉफिट देगा। मिनी कहती थे इससे तो बात करना ही बुरा है। एंड यहाँ पर वो सुजिन को लेकर जाने लगती है, जहाँ पर सुजिन यहाँ पर जी के फोरहेड के बीच में एक ब्लैक एनर्जी को नोटिस करती है। तो फिर यहाँ पर वो उसे दुश्मनों से दूर रहने के लिए कहती है। जी यहाँ पर उल्टा सुजिन पर ही गुस्सा करता है, कहता है कि तुम क्या यहाँ पर पागल हो, तुम यहाँ पर मेरे ऊपर कर्ज क्यों छोड़ रही हो। मैनेजर भी यहाँ पर सुजिन को धक्का दे देती है, कहती है खबरदार, अगर मेरे ट्रेनिंग के खिलाफ कुछ भी तुमने यहाँ पर बुरा भला बोला और अगर आगे जाकर कुछ भी बुरा होता है तो याद रखना इसकी जिम्मेदार भी तुम रहोगी, क्योंकि तुम्हारी ज़बान इतनी काली है। सुजिन कहते कि देखो, मेरी ज़बान काली नहीं, लेकिन तुम्हारा नसीब ज़रूर काला है। अगर तुमने यहाँ पर मेरी बातों को नहीं सुना तो फिर यहाँ पर तुम्हें डेंजर्स को फेस करना होगा। बाद में आकर मुझे कहना मत कि मैंने यहाँ पर तुम्हें कुछ बताया नहीं। मैनेजर को यहाँ पर गुस्सा आता है, जहाँ पर वो जी को लेकर वहाँ से चली जाती है। मिनी यहाँ पर सुजिन को समझा रही होती है कि देखो, अपनी मैनेजर का बुरा मत मानो, ऐसे भी अब वो तुम्हारी मैनेजर नहीं रही, उसे तो सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है। लेकिन मुझे पता है कि तुम कितनी अच्छी इंसान हो। इतना कहकर वो उसे कहते कि चलो मैं घर पर तुम्हें एक सरप्राइज देती हूँ। फिर इसके बाद में यहाँ पर जी होता है ड्रेसिंग रूम में, जहाँ पर उसका मेकअप चल रहा था। एंड बाद में यहाँ पर वो आराम करने लगता है। एंड इतने में यहाँ पर वो मैनेजर पैक करते हुए आ जाती है सुजिन के पास में और वो उसे उसकी मदद करने के लिए कहती है। सुजिन कहते कि अरे, अभी तक तो पूरा दिन भी पूरा नहीं हुआ है और आप इतनी जल्दी आ गए मुझसे मदद मांगने के लिए। मैनेजर यहाँ पर कहने लग जाती है, मेरे पास पूरे दिन का इंतजार करने का वक्त नहीं था, मुझे कुछ भी करके तुम्हारे पास वापस आना ही था। एंड इतने में यहाँ पर वो जी को बुलाती है, जहाँ पर हम जी को देखते जो कि पूरा ओल्ड मैन ही बन चुका होता है। एंड यहाँ पर वो रोते हुए सुजिन से माफ़ी मांगने लगता है, साथ साथ उससे हेल्प भी मांगता है। सुजिन कहते हैं कि पहली बात तो मुझे सिस्टर बुलाना बंद करो, मैं यहाँ पर सार्वजनिक सिस्टर नहीं हूँ जो हर किसी की बहन ही बनती फिरूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाती है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो फिर यहाँ पर मैनेजर उसे सारी बातें बताती है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन भी बताया जाता है, जहाँ पर जी अपना मेकअप करने के बाद रेस्ट कर रहा था। एंड कुछ समय बाद यहाँ पर मैनेजर उसे बुलाने के लिए आ जाती है। एंड अभी तक तो सिर्फ 30 मिनट ही हुए थे एंड 30 मिनट के अंदर अंदर इसकी बॉडी एकदम ओल्ड मैन जैसी हो गई थी। तो फिर मैनेजर तुरंत ही उसे लेकर हॉस्पिटल चली जाती है, लेकिन हॉस्पिटल वालों के पास भी यहाँ पर कुछ सोल्यूशंस नहीं थे, इसलिए हमें यहाँ पर तुम्हारे पास आना पड़ा।
सूजन यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है, जहाँ पर वो कहती है कि नॉर्मल इंसान का इतना जल्दी एजेड होना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर इविल स्पिरिट्स है। ये बात सुनती मैनेजर डर जाती है कि क्या इसके अंदर भूत है। तो वो कहते हैं कि वो भूत नहीं लेकिन इविल स्पिरिट्स होते हैं, क्योंकि भूत तो यहाँ पर पूरी बॉडी में आ जाते हैं। बाद में यहाँ पर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन यहाँ पर कुछ हो ही नहीं पाता। वो कहती कि देखो तुम्हारे अंदर एक इविल एनिमल का स्नेक है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें उसकी वजह से हो पा रही है। यहाँ पर उन्हें उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तो फिर सूजन उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि किस तरीके से यहाँ पर जैसे ह्यूमंस लोग बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल होते हैं, जैसे ह्यूमंस के इविल स्पिरिट्स हार्मफुल होते हैं, सेम उसी तरीके से एनिमल के ह्यूमन स्पिरिट्स भी ऐसे ही वर्क करते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे उस लड़के पर ले जाने के लिए कहती है जहाँ पर वो रेस्ट करा था। एंड जैसे यहाँ पर वो लोग जाते हैं वो छानबीन करना शुरू कर देती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि किसी ने तो यहाँ पर उस चीज़ को गिराया होगा एंड ये एक टाइप का पॉइजन भी हो सकता है। फिर इतने में यहाँ पर मैं उसके फ्रेंड को आते हुए देखते हैं, तो फिर यहाँ पर जीतो छुप जाता है। उसका फ्रेंड उसकी शक्ल देख लेता है एंड कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। यहाँ पर मैनेजर उसके फ्रेंड को चिल्लाती है, कहते हैं कि बाहर जाकर प्रैक्टिस करो, तुम्हें उसकी ज़रूरत है। वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर जी की हेल्प करूँगा। बाद में यहाँ पर सूजन उसे बताती है कि हमें यहाँ पर वाइन को पीना होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर उसके अंदर का एनिमल स्पिरिट ब्रेक हो सकता है। तो फिर उसका फ्रेंड यहाँ पर उस चीज़ को लेकर आता है, लेकिन यहाँ पर जी को कुछ भी फील नहीं होता। एंड मैनेजर यहाँ पर सूजन को चिल्लाने लगती है। फिर सूजन बाद में यहाँ पर उसके फ्रेंड के हाथों को नोटिस करती है और उसे समझ आता है कि ये सब कुछ उसकी फ्रेंड ने उसके साथ में किया है। यहाँ पर तो जी उस पर चिल्लाने लगता है, कहता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है एंड अभी यहाँ पर वो बेचारा हॉस्पिटल से आया हुआ है और तुम उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रही हो। वो कहते कि रुको, तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर वो हॉस्पिटल से क्यों आया। फिर बाद में यहाँ पर वो अचानक से और एकदम खाई में उसके हाथों में कट कर देती है, जहाँ पर उन दोनों के हाथों में से उस एनर्जियाँ बाहर निकलती है एंड दोनों के जो रोल होते हैं वो स्वैप हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर उसका फ्रेंड पूरा का पूरा ओल्ड मैन जैसा लगने लगता है। तब जाकर यहाँ पर जी को उसकी बातों पर यकीन होता है। यहाँ पर उसके फ्रेंड ने जानबूझकर ये सब किया था, क्योंकि उस इवल एनर्जी ने उसके फ्रेंड को पूरा घेर रखा था एंड यहाँ पर उसे किसी और की बॉडी चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें पास ऑन हो चुके। इस वजह से उसने अपने फ्रेंड पर ये ब्लैक मैजिक किया था। मैनेजर यहाँ पर उसके फ्रेंड को बहुत चिल्लाती है एंड उसे डेब्यूट से भी निकाल देती है। बाद में यहाँ पर वो सूजन को ढेर सारा थैंक यू बोलती है, कहती है कि तुम्हारा जो 20 मिनट का डेब्ट था उसे मैं पेड ऑफ करती हूँ, यानी कि तुम्हें 1 रुपया का भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर सूजन भी बहुत खुश हो जाती है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर सूजन के अडेप्टिव डैड को देखते हैं एंड वो अंकल यहाँ पर असिस्टेंट से कह रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि सूजन के लाइफ पर आजकल ज़्यादा लोग नहीं आ पा रहे, तो जाओ जाकर हमारे पेड ब्रॉडकास्ट को वहाँ पर भेज दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे सपोर्ट कर सके। लेकिन हाँ, सूजन को इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए। असिस्टेंट बड़ा खुश हो जाता है एंड वो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी भी हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर सूजन किम के साथ वो लाइफ पर होती है, जहाँ पर वो देखते कि उसके नंबर्स इंक्रीज हो जा रहे थे एंड लोग यहाँ पर उसकी तारीफ भी बहुत कर रहे थे। एंड सूजन यहाँ पर समझ पा रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, लोग अचानक से उसे इतना हाइप कैसे कर पा रहे हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर एक आंटी एक लाइव चैट को ज्वाइन करती है एंड वो आंटी देखी देखी से लगती है एंड वो आंटी कोई और नहीं बल्कि माउंटेन में वही आंटी है जो कि यहाँ पर कह रही थी कि उसकी बेटी बहुत बड़ी किम की फ़ैन है एंड यहाँ पर उसकी बेटी को इविल स्पिरिट्स ने घेर लिया होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो सूजन से मदद मांगनी है, जहाँ पर सूजन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसकी बेटी को चेक करती है एंड तब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी का सोल जो है वो लॉस्ट हो चुका है और उन्हें 7 दिनों के अंदर अंदर उसके सोल को ढूंढना पड़ेगा। फिर बाद में यहाँ पर वो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। आंटी भी यहाँ पर पोस्ट पेमेंट कर देती है। सूजन यहाँ पर अपने अडॉप्टिव डैड से मिलने जाती है, जहाँ पर वो उनके लिए गिफ्ट लेकर आई थी और उनके ब्रॉडकास्ट उनकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। साथ साथ उनकी एक मदद मांगती है, जहाँ पर उसे उसकी असिस्टेंट की हेल्प चाहिए थी। अंकल यहाँ पर झूठ बोलते हैं, कहते कि मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की है, मैं क्यों तुम्हारी यहाँ पर हेल्प करूँगा। फिर सूजन को जब यहाँ पर परमिशन मिल जाती है असिस्टेंट को लेकर जाने की, तो फिर यहाँ पर वो उसे जागने के वक्त कहते हैं कि तुम संभल कर जाना। सूजन कहती है कि लगता है मेरे को ज़्यादा ही फिक्र कर रहे हो। अंकल कहते हैं कि मैं तुम्हारी फिक्र नहीं कर रहा, मुझे मेरी असिस्टेंट की फिक्र है। वह यहाँ पर सूजन जाते जाते उन्हें एक बुक देकर चली जाती है एंड अंकल उनकी 50 कॉपीज़ निकालने के लिए कह देते हैं। फिर जैसे यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, सूजन बाद में यहाँ पर अपने कंपास को बाहर निकालती है, जो कि मैजिकल कंपास होता है एंड धीरे धीरे यहाँ पर उसे ढेर सारी इविल स्पिरिट्स नजर आती है। उसे समझ आता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी और तो यहाँ पर कि
डरे ही जा रहा था। इसके बाद में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद उन्हें फाइनली उस बच्चे का सोल मिल ही जाता है, लेकिन उस बच्चे के सोल को किसी इवल स्पिरिट ने घेर कर रखा था। और यहाँ पर उसे असिसन की मदद चाहिए होती है, जहाँ पर असिसन अपनी पावर्स का इस्तेमाल तो नहीं बल्कि अपने इमोशंस का इस्तेमाल करता है उस बच्चे को अपनी ओर बुलाने के लिए। एंड वो बच्ची वहाँ पर आ जाती है एंड सुजिन फटाक से अपनी पावर्स का यूज़ करती है और उस जो इवल स्पिरिट होता है उसे एक बॉटल के अंदर कैद कर देती है। इवल स्पिरिट को कैद करने के बाद तो किम एकदम होश फ्री हो जाता है, कहता है कि देखा कितना आसान था ये काम हमारे लिए करना। दूसरा यहाँ पर असिसन बहुत खुश हो जाता है, जहाँ पर इसके बाद में सुजिन उस बच्चे की सोल को एक पेंडेंट में डाल देती है। फिर वो लोग यहाँ पर घर पर आ जाते हैं और तर उस बच्ची को वो पेंडेंट पहना देते हैं एंड यहाँ पर वो बच्ची एक बार फिर से वापस से ठीक हो जाती है। असिसन यहाँ पर उसे बहुत थैंक यू कहता है और उसे अपने एक बर्थडे पार्टी में और इन्वाइट करने लग जाता है। सुजिन कहती है कि मैं जानती हूँ वो कौन सी बर्थडे पार्टी है, लेकिन मैं बहुत जल्दी वहाँ से चली जाऊँगी। एंड यहाँ पर असिसन राज़ी भी हो जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर किम शुरू हो जाता है सुजिन के साथ में फ्लर्ट करने के लिए। सुजिन कहते कि तुम इतने पकाओ जोक्स क्यों मार रहे हो, तो फिर यहाँ पर वह समझ जाता है कि सुजिन को इन सारी चीज़ों का मतलब नहीं पता, तो वो डायरेक्टली यहाँ पर उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करोगी। सुजिन कहते कि मेरे साथ तुम्हें क्यों सेलिब्रेट करना है, जाओ जाकर अपनी बिछड़ी हुई बहन के साथ सेलिब्रेट करो, वो तुम्हें कितने सालों बाद मिली है, तो ये टाइम है जहाँ पर तुम लोगों को एक साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए। किम यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर वो उसे क्या ही बना दे, तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि वो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में बाहर जाने वाली है, तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, फिर तो तुम्हें मुझे कंपनी देना ही होगा। एंड यहाँ पर तुरंत ही वो उसे लेकर जाने लग जाता है। बाद में यहाँ पर सुजिन आ जाती है अपनी ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी के लिए। साथ साथ हम यहाँ पर डेजी को देखते हैं जो कि यहाँ पर अंकल वैंग की रियल डॉटर होती है। एंड यहाँ पर वो सारी प्रिपरेशंस करवा रही थी। जैसे यहाँ पर वो सुजिन को देखती है, उसे देखती है यहाँ पर वो उसे नीचे दिखाना शुरू कर देती है, कहती कि कहाँ से आके तुम ऐसा शादी कपड़ा पहनकर, क्या तुम्हें हमने यहाँ पर वेटर का काम करने के लिए बुलाया। लेकिन इतने में यहाँ पर किम आ जाता है, कहता कि नहीं तुमने गलत समझा। सुजिन यहाँ पर अपने एडॉप्टिव डैड के पास में आई है अपनी ग्रैंडमा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ पर किम को देखते ही वो डेजी शॉक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर डेजी भी उसकी बहुत बड़ी फ़ैन होती है, तो वह तुरंत ही उसके पास चली जाती है उसे हग करने के लिए। लेकिन किम उसे अपने आप से दूर करता है एंड सुजिन से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। तो फिर यहाँ पर वो कहती है कि मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मैं इस घर की रियल बेटी हूँ एंड मैं यहाँ पर किसी से भी माफ़ी नहीं मांगने वाली हूँ। किम कहता है कि तुम्हारा एटीट्यूड तो कुछ ज़्यादा ही है, इस वजह से यहाँ पर तुम्हें गॉड पनिशमेंट दे सकता है। वो कहती है कि देखो मुझे पनिशमेंट देने वाला आज तक इस दुनिया में आया ही नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर सुजिन उसका फेस चेक करने लगती है, जहाँ पर वो उसे कहती है कि क्या कुछ दिनों पहले तुमने यहाँ पर एक ब्लैक कैट को बुली किया था। यहाँ पर ये बात सुनते डेजी शॉक हो जाती है, क्योंकि ठीक कुछ दिनों पहले ऐसा ही हुआ था, जहाँ पर उसने एक कैट को बड़े बेरहमी के साथ में ट्रीट किया था। यहाँ पर वो झूठ बोलने लग जाती है, लेकिन सुजिन एज अ गुड सिस्टर यहाँ पर वो उसे स्पेल्स देने लगती है, कहते कि इसे तुम अपने पास ही रखना। बट यहाँ पर वो उसे फेंक देती है, कहते कि देखो इन सब बातों में मैं विश्वास नहीं रखती हूँ, तुम यहाँ पर काला जादू करती होगी, मतलब मैं नहीं। मुझे यहाँ पर इन सब सुपरस्टिशंस पे बिलीव करना बिल्कुल नहीं आता, मैं आजकल की मॉडर्नाइज लड़की हूँ। इतने में बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है, जहाँ पर ग्रैंडमा सुजिन को देखकर बहुत खुश होती है। फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा किम को भी देखती है, जहाँ पर वह कहते कि इतना जल्दी तुमने अपने लिए हस्बैंड भी ढूंढ लिया। तो फिर यहाँ पर सुजिन उसे बताते कि वो मेरा हस्बैंड नहीं है। तो ग्रैंडमा कहते कि तुम मैरिज सर्टिफिकेट कब लोगी। सुजिन कहते कि हम डेट भी नहीं कर रहे। किम कहते कि देखो ग्रैंडमा, अगर आप चाहती हो कि हम डेट करें तो मुझे कुछ एतराज़ नहीं है, लेकिन लगता है यहाँ पर सुजिन को प्रॉब्लम हो सकती है। सुजिन यहाँ पर उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती। बाद में यहाँ पर डेजी बीच में बोलने लगती है, जहाँ पर ग्रैंडमा उसे चुप करा देती है। डेजी कहते हैं कि आखिर आप उसकी साइड क्यों ले रही हो, आप तो मेरी भी ग्रैंडमा, आपको मेरी भी साइड लेनी चाहिए, आप हमेशा से ऐसा ही करती आ रही हो। ग्रैंडमा कहते कि देखो तुम्हें तमीज़ सीखने की ज़रूरत है, तुम दिन ब दिन बदतमीज़ होती जा रही हो, और सुजिन को देखो उसमें कितनी ज़्यादा मैनर्स। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने कमरे में बड़े गुस्से में होती है एंड कह रही होती है कि यहाँ पर मैं इस घर की रियल बेटी हूँ, लेकिन वह अडॉप्टिव बेटी यहाँ पर आकर सारे लाइमलाइट चुरा जा रही है। मुझे कुछ भी कर यहाँ पर उसे अपना रिवेंज लेना ही होगा। इतने में यहाँ पर हम उस ब्लैक कैट की परछाई को देखते हैं, जो कि यहाँ पर एक इविल स्पिरिट में बदल गई होती है। एंड यहाँ पर वो डेजी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। डेजी यहाँ पर उसे डर कर भागने लगती है, लेकिन वो कैट उसकी बॉडी के अंदर आकर उसकी बॉडी को अपना लेती है।
दूसरा यहाँ पर सूजन होती है जो कि ग्रैंडमा को बहुत बड़ा सा प्रेशर गिफ्ट देती है, कहती कि आप इसे पहन कर रखना तो फिर इविल स्पिरिट्स आपसे दूर रहेंगे। एंड ग्रैंडमा कहती कि हाँ मैं इसे हमेशा पहन कर रखूंगी। फिर स्टाफ यहाँ पर ग्रैंडमा को ऊपर ले जाती है मेडिसिन खिलाने के लिए। ग्रैंडमा उस नेकलेस को पहन भी लेती है। इतने में यहाँ पर डेजी आ जाती है माफ़ी मांगते हुए एंड ग्रैंडमा को ड्रेस देने लगती है। स्टाफ कहते कि मैं ग्रैंडमा को पहना दूंगी, लेकिन डेजी कहती कि नहीं, मैं खुद ब खुद यहाँ पर ग्रैंडमा को चेंज करने के लिए बोलूँगी। बाद में यहाँ पर डेजी उसके गले पर वो नेकलेस को नोटिस करती है एंड वो समझ जाते कि इसके बिना यहाँ पर वो ग्रैंडमा को कोई हार्म नहीं पहुँचा पाएगी। असल में ये डेजी नहीं बल्कि वो ब्लैक कैट कर रही होती है, यानी कि उसका इविल स्पिरिट। फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा को वो कैसे ना कैसे कर तो वो नेकलेस उतारने के लिए कहती है एंड जैसे नेकलेस उतरता है वो ग्रैंडमा पर सीधा हमला बोल देती है। दूसरा यहाँ पर वो इवेंट धीरे धीरे शुरू होता था जहाँ पर फैमिली के लोग आए जा रहे थे। अंकल यहाँ पर सोचने पड़ जाते हैं कि आखिर ग्रैंडमा अभी तक आई क्यों नहीं है। सूजन को भी यहाँ पर लगने लग जाता है कि कहीं कुछ खतरा तो नहीं है, तो वो तुरंत ही यहाँ पर ग्रैंडमा के रूम में चली जाती है जहाँ पर वो लोग ग्रैंडमा की फेस पर एक कैट का मास्क देते हैं एंड यहाँ पर वो समझ जाती है कि ये सब कुछ उस ब्लैक कैट की सोल ने किया है। एंड जैसे उस नेकलेस को देखती है उसमें से यहाँ पर डेजी की स्मेल आती है, तो वो समझ जाती है कि वो कैट डेजी की बॉडी में चली गई है। दूसरे यहाँ पर डेजी आए हुए सभी गेस्ट का सोल को सक करना शुरू कर देती है, लेकिन यहाँ पर सूजन फटाक से नीचे उतरती है और उसे अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर देती है। इसमें किम और तो और मिनी उसकी बहुत हेल्प करते हैं, यहाँ तक कि वो लोग एक ब्लैक कैट को भी लेकर आते हैं और उसके सारे के सारे पावर्स वो लोग ब्लैक कैट के अंदर डाल देते हैं। किम को यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिर एक ब्लैक कैट भी ऐसा कर सकती है, तो वो यहाँ पर वो उसे वही थ्योरी बता दी है कि जैसे ह्यूमन के इवल स्पिरिट्स होते हैं वैसे एनिमल्स के भी इवल स्पिरिट्स होते हैं, ये दुनिया सबके लिए इक्वली बनाई गई है। फिर बाद में यहाँ पर जो डेजी होती है वो सूजन से माफ़ी मांगती है एंड तुरंत ही यहाँ पर वो लोग ग्रैंडमा को बचाने के लिए ऊपर चले जाते हैं एंड सूजन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके ग्रैंडमा को हील करना शुरू कर देती है एंड अंकल यहाँ पर डेजी पर बहुत चिल्लाते हैं। डेजी यहाँ पर रोने लग जाती है। ग्रैंडमा जैसी उठती है वो उनके पास जाकर उनसे माफ़ी मांगती है। अंकल कहते कि हमें तुम्हें घर से निकालना होगा, लेकिन ग्रैंडमा कहती कोई बात नहीं, उसे तो सूजन से माफ़ी मांगनी चाहिए। डेजी यहाँ पर सूजन से माफ़ी भी मांग लेती है एंड यहाँ पर ग्रैंडमा उन दोनों को अपनी पोती मान लेती है। फिर बाद में यहाँ पर हम देखते हैं किम को, सूजन को और मिनी को, जहाँ पर किम सूजन से कह रहा होता कि देखो अब टाइम आ चुका है जहाँ पर तुम्हें तुम्हारा कम बैक करना चाहिए, लेकिन सूजन बोलती हाँ पर मेरे पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है। किम कहता कि टेंशन क्यों लेती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। मिनी भी कहते कि देखो ऐसे भी मैं आवार हूँ, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मैं साइड कैरेक्टर का रोल कर दूंगी और तुम्हारे एजेंट और मैनेजर बनने का भी, एंड सारी चीज़ों को मैं हैंडल कर दूंगी। एंड यहाँ पर से सूजन की एक न्यू शुरुआत होती है एंड यहाँ पर ये मूवी बिना किसी मेलोड्रामा, बिना किसी किडनैपिंग या फिर बिना किसी चाकू से वार करने के अलावा ये ड्रामा यहीं पर सिंपली खत्म हो जाता है।